अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है लॉजिक। द नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग इज कॉल्ड लॉजिक। यानी ऐसी नॉलेज जिसको बुनियाद दलाइल पर हो उसे लॉजिक कहते हैं। यानी कुछ भी आपने प्रूव करना है उसको दलाइल के साथ आपने प्रूव करना है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है इंडक्शन। To draw general conclusion from limited number of observation and experience is called induction. For example, हमारे साथ अगर कोई वाकया पेश आ जाता है, जिंदगी में अगर कोई वाकया हो जाता है, तो हम उसी को स्टैंडर्ड मानते हुए हम कोई कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने किसी डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगवा लिया। अब उसको उस इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया। अब वो सबको यही कहता फिर रहा है कि ये डॉक्टर ने सही इसे इंजेक्शन नहीं सही लगाया, मुझे रिएक्शन हो गया, कोई इसके पास ना जाए, इससे ना अपना ट्रीटमेंट ना करवाए। अब वो सबको तो यही कहेगा क्योंकि उसके साथ जो ये हुआ है, उसको जो उस इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया है, तो फिर उसने सबको यही कहना कि ये वाला इंजेक्शन नहीं सही, ये डॉक्टर नहीं सही। यानी कि सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन से उसने एक ही एक्सपेरिमेंट किया है, सिर्फ एक दफा उस डॉक्टर के पास गया है, एक दफा इंजेक्शन लगवाया और उसने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी लोगों को भी रिएक्शन हो। सिर्फ उस पर्सन को जिसने इंजेक्शन लगवाया है, सिर्फ उसी एक पर्सन को रिएक्शन हुआ है, तो वो सबको यही कहता फिर रहा है कि ये डॉक्टर नहीं सही। यानी कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस से एक एक्सपीरियंस को स्टैंडर्ड मानकर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा है तो फिर ऐसा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन डिडक्शन। टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। अब डिडक्शन कहता है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को एक डॉक्टर की जरूरत है, उस डॉक्टर की जरूरत है जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो। अब वो लोगों से सुनेगा कि लोग बताएंगे उसको कि फलां फलां डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। बहुत ज्यादा लोगों से जब वो सुनेगा कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, फिर वो उसी डॉक्टर के पास जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस या बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन से वगैरह इकट्ठी करने के बाद ही वो उसको सही मान लेगा, क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ इस डॉक्टर को, तो वो बताएंगे कि हाँ वो फलां डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो उनके एक्सपीरियंस से और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उनके ऑब्जर्वेशन से फिर वो उसको सही मान लेगा और फिर वो उसी डॉक्टर के पास जाएगा। तो डिडक्शन का है टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। लेकिन इंडक्शन क्या है? इंडक्शन में हम सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस से हम उसको एक एक्सपीरियंस को हम ट्रू मान लेते हैं या स्टैंडर्ड मान के हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर ये ऐसा ही होगा। जैसे कि पर्सन ने इंजेक्शन लगवाया, तो वो इंजेक्शन उस पर्सन को के लिए ठीक नहीं था, तो उसने कहा नहीं जी ये डॉक्टर ही नहीं ठीक, ये इंजेक्शन ही नहीं ठीक। उसने सिर्फ अपने एक एक्सपीरियंस से कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद डिडक्शन ये है कि वो बहुत ज्यादा लोगों से मशवरा करेगा, पूछेगा और उनके एक्सपीरियंसेस देखेगा क्या वो ठीक थे, फिर उनको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, फिर उसको सही मानेगा। और लॉजिक क्या है? द नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग। ऐसी नॉलेज जो दलाइल पर मुश्तमिल हो, उसकी बुनियाद दलाइल पर हो। फिर सुन लेंगे इंडक्शन और डिडक्शन में क्या फर्क है। इंडक्शन में ये होता है कि सिर्फ एक पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ एक पर्सन के एक्सपीरियंस को वो खुद अपने एक्सपीरियंस को स्टैंडर्ड मान के कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है, उसको सही मान लेता है। लेकिन डिडक्शन में बहुत ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशंस वगैरह होती है, उसके बाद उसको ट्रू माना जाता है। इसमें सिर्फ एक पर्सन की ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सपीरियंस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोगों के नंबर ऑफ पीपल्स ऑब्जर्वेशंस होती है उनकी और उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट क्या होती है? अ सेंटेंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच मे बी ट्रू और फॉल्स, but they are not necessarily true. They are only true if they are true or false. They are not necessarily true. They are only true if they are false. 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 They are only true if
but not both is called statement. देखिए ऐसा सेंटेंस और यहाँ ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो यहाँ तो सही हो यहाँ गलत हो, लेकिन दोनों नहीं हो सकते एक ही टाइम पे। वो जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है वो सही और गलत इकट्ठे नहीं हो सकती। यहाँ तो वो सही होगी यहाँ गलत होगी, उसको हम क्या कहते हैं स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू बी। अब ये स्टेटमेंट यहाँ तो ट्रू होगी यहाँ फॉल्स, यानी कि a b के इक्वल होगा या तो होगा यानी ट्रू होगा। अगर a b के इक्वल नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। यानी कोई भी सेंटेंस है या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यहाँ तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, वो एट अ टाइम ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते हैं, बट नॉट बोथ। यानी कि एक ही टाइम पे वो एक ही स्टेटमेंट वो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती। नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। यानी कि अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लें तो वो ऑड होता है। हम ऑड नंबर लेते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, अब इसका स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। अब 9 भी एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर इज ऑड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 6 एंगल्स, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल है, ये 30 का और ये 60 का। तो अगर हम इनको सम करें, इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर वाले वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर हम इनका सम करें यानी इनको ऐड करें 90 प्लस 60 प्लस 30 तो वो 180 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई है। तो एक स्टेटमेंट है वो यहाँ तो ट्रू होगी यहाँ फॉल्स होगी। अब हम ये नहीं कह सकते स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर इज ऑड, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू भी है और ये फॉल्स भी है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल 3 + 2 = 8। अब क्या ये स्टेटमेंट ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है? कि 3 + 2 को इन दोनों को ऐड करें 3 और 2 को तो हमारे पास आंसर 8 के इक्वल आता है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि 3 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 3 + 2 = 8, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर है नॉट, इसको कैसे पढ़ना है? नॉट ऑपरेटर, इसको इस तरह से आप लिखना है और इसको क्या कहते हैं? नॉट ऑपरेटर। और यहाँ पे जो P और Q है ना ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे P और Q जो होंगे वो स्टेटमेंट्स होंगी। ये वाला शब्द हमने यूज करना है और इसको क्या कहते हैं? नॉट। और ये किस तरह से यूज होगा? P के साथ इसको इस तरह से लिखना है। इसको कैसे पढ़ना है? नॉट P। नॉट P यहाँ पे नेगेशन ऑफ P। अभी अप्लाई कैसे होता है? नेगेशन P। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, P को स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट है हमारे पास 2 + 3 = 6। अब ये स्टेटमेंट क्या थी? 2 + 3 = 6। ये ट्रू है कि फॉल्स? 2 और 3 को प्लस करें तो क्या 6 आता है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। यानी कि P जो था, ये P जो स्टेटमेंट थी हमारे पास वो फॉल्स थी। अब इस पे जब ये नेगेशन अप्लाई होगा तो ये इसको इसकी जो वैल्यू होगी उसको चेंज कर देगा, यानी स्टेटमेंट को बदल देगा। अब इसका आंसर क्या था? फॉल्स। जब इसमें नेगेशन अप्लाई होगा, नेगेशन P, तो फिर इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, वो स्टेटमेंट को चेंज कर देगा। और ये स्टेटमेंट किस तरह से चेंज होगी? जब इसमें नेगेशन अप्लाई होगा स्टेटमेंट पे तो इस तरह से आ जाएगी 2 + 3 = 6। उसकी स्टेटमेंट को वो चेंज कर देगा और अब ये स्टेटमेंट क्या है? अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो नेगेशन क्या काम करता है? स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। इसको हमने किस तरह से लिखना है? जो इस तरह से होगा उसको क्या पढ़ना है? एंड ऑपरेटर। और इसको लिखना है किस तरह से? P and Q। और इसको पढ़ना है कैसे? P and Q। और एंड कैसे अप्लाई होगा?
एंड में जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी फिर ही इसका आंसर ट्रू होगा। इसका हम टेबल बनाएंगे। अभी फिलहाल आपने याद रखना है इसका ऑपरेटर, ये जो एंड ऑपरेटर है इसके किस तरह से यूज होगा, इसको पढ़ना कैसे है और इसको किस तरह से लिखना है। इस तरह से आपने इसको लिखना है और इसको क्या पढ़ना है एंड। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है, ये वी की शक्ल का है इस तरह से, इसको हमने क्या पढ़ना है और ऑपरेटर, और इसको लिखना है इस तरह से पी, दरमियान में ये और ऑपरेटर लगा के क्यू, और इसको कैसे पढ़ना है पी और क्यू। नेक्स्ट ऑपरेटर है ये, इस तरह से आपने एरो की शेप का बनाना है और इसको पढ़ना कैसे है implies, if then implies। और ये P और Q पे जब हम P और ये वाला ऑपरेटर implies Q यूज करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे if P then Q, यानी कि अगर P है तो फिर ही Q, यानी P वाली स्टेटमेंट है तो फिर ही Q वाली स्टेटमेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि अगर मरियम फर्स्ट पोजीशन लेगी तो मैं उसको गिफ्ट दूंगी, कि अगर मरियम जो है वो इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन लेगी तो मैं उसको कोई गिफ्ट दूंगा। अब पहली कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर वो पोजीशन लेगी तो फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा। देखिए अब P वाला क्या है बस कि मरियम पोजीशन ले, और Q वाली स्टेटमेंट है फिर उसको गिफ्ट मिलेगा, अगर वो पोजीशन लेगी फिर उसको गिफ्ट मिलेगा, यानी P वाली स्टेटमेंट होगी तो फिर Q वाली स्टेटमेंट होगी if P then Q। क्या पता उसकी पोजीशन ना आए, वो सिर्फ पास हो या फिर पास भी ना हो, क्या पता वो फेल हो जाए, पोजीशन ना ले। और हमने यहाँ पे ये कंडीशन भी लगाई है फर्स्ट पोजीशन, क्या पता वो पोजीशन ले लेकिन सेकंड थर्ड ले, फिर हमने क्या कहा है अगर वो फर्स्ट पोजीशन लेगी तो फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह से अगर P होगा तो फिर ही Q होगा, if P then Q। इसलिए इसको किस तरह से पढ़ना है if P then Q, या फिर इसको ये भी पढ़ सकते हैं P implies Q, कि P Q को implies करे कि अगर P ठीक है तो फिर Q ठीक होगा। लास्ट ऑपरेटर है, इसको कैसे पढ़ना है आपने if and, इसको if and only if भी पढ़ते हैं, उस if and only I double F यानी if and only if is equivalent to if and only if। ये if and only if की तरह इसको आपने इस तरह से P and Q के बिट में यूज करना है। इसके बाद इसको पढ़ना कैसे P if and only if Q, उसके बाद P is equivalent to Q। अब इसमें तो ये था कि अगर P होगा तो फिर Q होगा, लेकिन उसमें ये है कि P if and only if Q, वहां पे हम यहाँ पे ये था कि हम सिर्फ P से Q की तरफ आ सकते थे, लेकिन इस स्टेटमेंट में हम P से Q की तरफ भी आ सकते हैं और Q से P की तरफ भी आ सकते हैं।